आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन इनके राज्यकाल की जानकारी ले रहे हैं। तो हर्षवर्धन के जीवन से जुड़ी उनके बाल्यकाल से लेकर की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के साथ इस समय हम अवगत हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ी में हमने देखा कि राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनका बेटा यानी कि राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन के भाई हैं, तो प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, तो इसमें से राज्यवर्धन ने राजगद्दी संभाल ली। और इसके बाद जो स्थितियां बनी उसको देखिएगा कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद बंगाल के गौड़ राजा शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्धन की हत्या की। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद शशांक ने, गौड़ राजा थे जो शशांक, इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्धन की हत्या कर दी। ग्रहवर्धन मतलब प्रभाकर वर्धन के दामाद, उनकी जो बेटी है राजश्री, उनके वो पति। तो ग्रहवर्धन की हत्या की और उसकी पत्नी राजश्री को वही कन्नौज में कारागृह में डाल दिया। इस घटना से राज्यवर्धन का खून प्रतिशोध की भावना से बौखला उठा, क्योंकि राज्यवर्धन की वो बहन। बाण ने हर्षचरित में इस घटना को बड़ी खूबी से चर्चित किया है। राज्यवर्धन बड़े सेना के साथ शशांक से बदला लेने गया। उसने देवगुप्त को हराया, किंतु शशांक द्वारा छल से मारा गया। उसने देवगुप्त को तो हरा दिया था, लेकिन शशांक से वो छल से मारा गया, शशांक के द्वारा। और उस समय हर्षवर्धन केवल 16 वर्ष के थे। राज्यवर्धन से वे छोटे थे और 16 वर्ष की उम्र थी उनकी। वे अपना अधिकांश काल विहार में व्यतीत करते और प्रव्रजित होने की तैयारी में थे। अब हर्षवर्धन के साथ ये बड़ी दुविधा हो गई कि राज्यवर्धन युद्ध में मारे गए और राज्यवर्धन उनके पिता के बाद उनकी जो विरासत है राजगद्दी की उसको संभाल रहे थे, और हर्षवर्धन ये विहारों में ज्यादा वक्त बिताते थे और वे प्रव्रज्या ग्रहण करने की सोच रहे थे। जब थानेश्वर में राज्यवर्धन की मृत्यु की खबर पहुंची तो मुख्यमंत्री और न्यायाधीश ने हर्षवर्धन से राज्य संभालने की प्रार्थना की, क्योंकि दूसरा कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उत्तराधिकारी की जो परंपरा है उसके हिसाब से हर्षवर्धन को ही ये राजगद्दी संभालनी चाहिए थी। कुमार हर्ष ने इसका उत्तर बड़े ही शांति भाव से दिया। कुमार हर्ष ने इसका उत्तर बड़े ही शांति भाव से दिया। उन्होंने कहा कि इन सब कठिनाइयों में उत्तरदायित्व राष्ट्र की सरकार पर है। हर्ष कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा संकट जो साम्राज्य पर आया है, इसमें इन सब कठिनाइयों का उत्तरदायित्व राष्ट्र की सरकार पर है। राज सिंहासन स्वीकार करने से पूर्व भगवान बुद्ध से आज्ञा प्राप्त करनी है। उन्होंने कहा कि राज सिंहासन स्वीकार करने से पहले उन्हें भगवान बुद्ध से आज्ञा प्राप्त करनी है। कहा जाता है कि कुमार हर्ष भगवान की प्रतिमा के पास गए। इतिहास में ये घटना जो है वो दर्ज है। कुमार हर्ष ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास गए और अनुला प्राप्त करनी चाहिए। तो पत्थर की मूर्ति ने मनुष्य रूप धारण किया। देखिए बड़ी विचित्र बात कि हर्ष कुमार को साक्षात दर्शन दिए और कुमार ने अपना दुख व्यक्त किया, और इसके पश्चात तथागत ने उसे शासन संभालने की अनुज्ञा दी। अब इसको समझने वाली ये बात है कि तथागत बुद्ध के प्रति कुमार हर्ष के मन में बड़ी आस्था और श्रद्धा है, और वे मूर्ति के सामने खड़े हुए और अपने ही मन में उन्होंने ये जान लिया, मान लिया कि स्वयं ये प्रतिमा मुझसे कह रही है कि जाओ राजगद्दी संभाल लो, राज सिंहासन संभालो। और इस तरह से इस घटना को लेखक ने अपनी कल्पकता से बड़े ही अलंकृत शब्दों में इसे लिखा है, तो उसे इस तरह से समझने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को व्यावहारिक दृष्टि से ठीक ठाक रूप से समझ लेना चाहिए।
वरना बहुत सारे हमारे मित्र जो है वो जो ये प्रोग्राम देखते हैं और उसके बाद फ़ोन भी करते हैं और वो कमेंट्स भी लिखते हैं जब यूट्यूब पर और फेसबुक पर ये सारे कार्यक्रम अटेंड करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ठीक तरीके से समझिएगा कि इस घटना को कैसे समझा जाए, क्योंकि लेखक, कवि, कथाकार, कहानीकार, इन सब की अपनी अपनी तरह होती है चीज़ों को लिखने की, तो वे अपनी अपनी तरह से चीज़ें लिखते हैं और इसलिए हमने इस वक्त में किसी चीज़ को समझने के लिए भी अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उस मूर्ति ने उसको साक्षात दर्शन दिए और कुमार ने अपना दुख व्यक्त किया और इसके बाद तथागत बुद्ध ने उन्हें शासन संभालने की अनुज्ञा दी। तो ये दंत कथा मात्र जान पड़ती है, ये एक दंत कथा है, इसको दंत कथा के रूप में ही ग्रहण कीजिएगा। विश्वास करने लायक इसमें कोई तथ्य नहीं दिखाई देता, लेकिन महायान के प्रभाव से इस प्रकार की अद्भुत कथाएं रची गई है। महायानी साहित्य में इस तरह की कथाएं बहुत मिलती है, इसलिए बहुत सारे लोग जो 1956 के बाद बुद्धिज्म के सेगमेंट में आए हैं वे लोग महायानी जो ग्रंथ है और महायान की जो रचनाएं हैं उनका सीधे सीधे उसको ग्रहण नहीं करते, उसका अध्ययन करते और उसको चिकित्सक दृष्टि से और तुलनात्मक दृष्टि से उसका अध्ययन करने के बाद ही उसे स्वीकारते हैं। तो पिता और भाई की मृत्यु के बाद, मतलब ये जो ठीक तरीके से जो समझने की बात है वो ये है कि पिता और भाई की मृत्यु, माता का सती हो जाना और बाहर राज्यश्री को बंदी बनाए रखना, ये सारा दुख एक साथ कुमार के सिर पर आ पड़ा और इसके बावजूद वे हताश नहीं हुए। ये समस्त दुख को उन्होंने तथागत बुद्ध की प्रतिमा के सामने प्रकट कर अपने मन को हल्का कर लिया। बस इतना ही इस बात से समझा जाए। और उन्होंने उनके भाई राज्यवर्धन की युद्ध में मृत्यु के बाद, वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद उन्होंने अपनी राजगद्दी, अपना राज सिंहासन संभाल लिया। तो यहाँ रुकते हैं आज की बात में, इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मिलेंगे जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।